कर रहे थे बेटा हम। और एक क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया हुआ था। ओके बेटा, क्वेश्चन क्या था? 40 people were surveyed regarding which game consoles they owned. 8 people said they owned a PlayStation 5 and an Xbox Series X. 5 people said they owned neither of these consoles. One of those people that owned only one game console, twice as many owned an Xbox Series X as PlayStation 5. One of the 40 people is chosen at random. Find the probability that this person owns both the console, owns exactly one console, does not own a PlayStation. ओके बेटा, ये तीन चीजें हमने निकालनी है। ये क्वेश्चन लिख लिया था आपने। अब बेटा सर क्वेश्चंस के लिए व्हेन यू हैव टू थिंग्स एंड दे मे ओवरलैप, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं? वैन डायग्राम। अगर एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसके लिए हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करते होते हैं, कल हमने बात की थी। और अगर ओवरलैपिंग सिनेरियोज आते हैं तो फिर वैन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि यू हैव टू ड्रॉ वैन डायग्राम, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल सकते हैं तो आप डायरेक्ट निकाल लें बेशक, लेकिन अगर सिनेरियो को देखें तो बेटा यू कैन क्लियरली सी कि दे में ओवरलैप लिखा हुआ भी है। 8 people said they own both PlayStation 5 एंड सीरीज है, इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग सिनेरियोज है। जब भी बेटा ओवरलैपिंग सिनेरियोज आएंगे उसका इजी वे आउट यही होता है कि ड्रॉ द वेन डायग्राम। अब बेटा देखना है, बॉक्स बनाए, बबल्स बनाए। वन बबल फॉर PS and the second bubble for Series X, and they should ओवरलैप करने चाहिए हमारे पास। अब बेटा क्योंकि दो ही हमारे पास चीजें हैं, इस वजह से हमने दो बबल बनाए और ओवरलैप करें। कह रहे हैं टोटल कितने लोग हैं? 40 people were surveyed, so we have total of 40 people regarding which games console they owned. 8 people said they owned both the PlayStation 5 and Series X. ये 8 कहाँ पे आएगा? 8 कहाँ पे आएगा बेटा? 8 owned both the Series X and the PlayStation 5. ये 8 कहाँ पे आएगा? बिल्कुल बीच में ओवरलैपिंग पार्ट पे। यहां पे आ जाएगा हमारे पास 8, ओवरलैपिंग पार्ट पे आ जाएगा 8। ही सेइंग 8 people said they own both the PlayStation 5 and Series X. 5 people said they own neither of these console. आउटसाइड द बबल्स, यहां बाहर आना चाहिए। ना PlayStation 5 ना Series X, बाहर। ओके, अब यहां तक हम पहुंच गए। 5 people said they own neither of these console. Of those people that owned one game console, twice as many, this is the important thing, twice as many owned an Xbox Series X as PlayStation 5. तो सीरीज एक्स वाले क्या है? डबल है। अब ये लाइन जरा देखें, ट्वाइस एज मैनी ओन्ड एन Xbox Series X एज अ PlayStation 5। सो Xbox Series X वाले डबल हैं। सो हमें तो नहीं पता कि कितने कितने, वी डोंट नो द नंबर, बट वी नो इफ PlayStation, if this is PS5 and this is Series X, सो अगर PS5 वाले X हैं तो Series X वाले डबल होंगे, 2X। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंड टोटल हमारे पास ये पता है कि टोटल इज 40। टोटल इज 40।
नहीं, जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, क्योंकि आगे चल के जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे फिर मजबूरी होगी सर, ट्री डायग्राम बनाना भी हमारी मजबूरी हो जाती है। अब लोग खुद सिनेरियो के अकॉर्डिंगली देखना होता है, कभी कह देता है कि ट्री डायग्राम के थ्रू बनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा सिनेरियो है कि ट्री डायग्राम या वैन डायग्राम बनाई जा सकती तो फिर ड्रॉ कर लें। तो टोटल वी हैव 48 have both Xbox Series X, डबल लोगों के पास एज कम्पेयर टू PS5, और five students, five people, they own neither of these consoles. अब बेटा सबसे पहले you will find out the value of X. For X कैसे निकालेंगे X की वैल्यू? यस, सबको ऐड करें, X प्लस 8 प्लस 2X प्लस 5, x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू, टोटल कितने हैं? 40। टोटल कितने हैं? 40। x प्लस 8 प्लस 2x प्लस x प्लस 8 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 40। ये कितना आ रहा है हमारे पास? x की वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ गई x की वैल्यू। x इज 9। अब बेटा वापस क्वेश्चन पे हम आ सकते हैं। x इज 9, अब हम वापस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि find the probability that this person owns both consoles. Find the probability that this person owns both consoles. जी बेटा, that this person owns both consoles. First part, both consoles वालों की probability निकालनी है। वो क्या हो जाएगा बेटा? both consoles वाले कौन कौन हैं? 8 divided by total favorable outcomes divided by total outcomes, 8 over 40, the overlapping region beta, this region, 8 over 40, 8 over 40. Second is beta owns exactly one console, owns exactly one console, owns exactly one console. Yes, इसकी क्या probability होगी? owns exactly one console. तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी हमारे पास? या PS5 9 लोगों के पास है, ये 18 लोगों के पास है, तो ऐड करें 9 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 40 एंड दैट विल बी 27 बाय 40, जिनके पास मिनिमम एक है, चाहे वो सीरीज एक्स है चाहे वो PS5 है, मिनिमम कोई एक चीज है। डन बेटा? अब लास्ट है डज नॉट ओन अ प्ले स्टेशन। डज नॉट ओन अ प्ले स्टेशन, ये निकालना है बेटा आपने, जल्दी से निकालें जरा। डज नॉट ओन अ प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन नहीं है, बाकी बाकी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डज नॉट ओन अ प्ले स्टेशन, does not own a PlayStation beta. What is the probability of that? Does not own a PlayStation. What is the probability of that? 20, you are saying 23 or 40? Yes. अब बेटा 9 people they have just PlayStation, 8 of them have both. तो इनके पास भी तो PlayStation है, तो 9 प्लस 18 कितना हो गया? 9 प्लस 8 कितना हो गया? 17। सो 17 लोगों के पास तो है, इसके अलावा जो बच जाएंगे उनके पास नहीं है। तो 18 प्लस 5 23। यस, क्योंकि 18 के पास है बेटा Xbox सीरीज एक्स और 5 के पास कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों, इनके पास, इस कैटेगरी के पास, इस कैटेगरी के पास, दे डोंट हैव प्ले स्टेशन। सो 18 प्लस 5 इज
23/40 does not own a PlayStation. 23/40. 18 have Xbox. 5 they have neither of these consoles. So 18 plus 5 is 23/40. That's it. So बेटा this is just an example कि आपको पता चल जाए कि कैसे हम वेन डायग्राम के थ्रू प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं. ठीक है, आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगी एंड फ्रॉम दैट डायग्राम यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटीज. अगर आप डायरेक्टली देख सकते हैं तो आप डायरेक्टली देख लें, क्योंकि हमें कहीं मेंशन नहीं है कि यू हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम. लेकिन जब भी ओवरलैपिंग सिनेरियोज आते हैं तो इजी वे आउट यही होता है कि ड्रॉ द डायग्राम एंड देन सी व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज. उससे इजी हो जाता है देखना हमारे लिए. ठीक होगी बात ये बेटा. सो ये वेन डायग्राम का इंट्रोडक्शन हो गया बेटा. अब थोड़ा चलते हैं डिटेल पे. अभी तक जो हमने बात कर ली है बेटा, वी नो व्हाट ट्री डायग्राम्स आर. ट्री डायग्राम्स हमने देख लिया, अभी क्वेश्चन नहीं देखे हमने. वी नो व्हाट ट्री डायग्राम्स आर, कब ड्रॉ करते हैं, व्हेन द इवेंट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. तो ये हमने देख लिया था, हमने क्वेश्चन भी देख लिया था ट्री डायग्राम का. सेम ब्रांच पे हो, ये तो पता है ना, सेम ब्रांच पे हो तो क्या कर रहे थे हम, मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसी बात है. तो ये भी आपने बात लिखी भी है बेटा, आपको आइडिया है कि इफ दे आर ऑन द सेम ब्रांचेस देन वी मल्टीप्लाई, और डिफरेंट पे होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑलरेडी पता है आपको, हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों की बात कर चुके हैं. इंडिपेंडेंट के लिए मल्टीप्लाई होती है और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के लिए ऐड होती है, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है और इंडिपेंडेंट होता है एंड. ये बात भी हम कर चुके हैं. अभी हमने ये वेन डायग्राम वाली बात की बेटा, वेन डायग्राम वाली बात की है. अब जो अगली बात बेटा आती है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो अभी तक बेटा हमने एक तो इंट्रोडक्शन किया प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़े, यूनियन इंटरसेक्शन देख लिया, फिर ट्री डायग्राम्स देख ली और वेन डायग्राम देख ली. अब ये बेटा चीज जो है ये दोनों में इन्वॉल्व होती है, वेन डायग्राम्स में भी और ऑब्वियसली आपके ट्री डायग्राम. जनरली ट्री डायग्राम में हम यूज कर रहे होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आपने ऑलरेडी की हुई है ओ लेवल्स में. व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसी को आइडिया है जी? जो आप में से साइंसदान बनते हैं बड़े, इन्हें सब आता है, जो मैथमेटिशियन है, जो समझते हैं एएस में ये आ गया तो हमें सब मैथ्स आता है, ओ लेवल में आ गया, स्टार आ गया, हमें सब मैथ्स आता है. बताएं जरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है. जी उजैफा, जी वलीद, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? आप कह रहे एक ही इवेंट के बाद जब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. यस, बेसिकली जब आप एक इवेंट रिपीट कर रहे हैं और उस चीज को रिप्लेस नहीं कर रहे. रिप्लेस का मतलब है कि वापस आप जो है उसे यूज नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल बेटा कंडीशन अभी लिखते हैं, अभी लिखना नहीं है. कंडीशन प्रोबेबिलिटी ये है कि बैग विथ 6 वाइट एंड 3 रेड बटन्स, टोटल कितने हो गए? 9 हो गए. बैग विथ 6 वाइट एंड 3 रेड बटन्स, 9 हो गए. वन इज ड्रॉन एट रेंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड. आपने एक निकाला, रिप्लेस करने का मतलब है वापस वापस नहीं रखा, नॉट रिप्लेस्ड. अ सेकंड बटन इज ड्रॉन. आपने एक निकाला, देखा, फिर सेकंड निकाल लिया. अब देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है. अब प्रोबेबिलिटी चेंज होगी आपके पास. पहले प्रोबेबिलिटी थी आउट ऑफ 9. अब जब आपने एक निकाल के उसे वापस नहीं रखा, अब टोटल 9 तो नहीं रहे, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए. अब इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं? कंडीशनल इस वजह से कहते हैं कि जब आपने फर्स्ट निकाला, अगर वो व्हाइट आया तो फिर व्हाइट का नंबर चेंज होगा. रेड तो उतना ही है, 3 है, व्हाइट कितने हो जाएंगे? 5. और अगर रेड आएगा तो फिर रेड की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी. रेड आपके पास क्या है? 3 है, 2 रह जाएंगे. इसे कहते हैं कंडीशनल. कंडीशन क्या है कि पहली बार क्या आया उस पर डिपेंड कर रहे हैं. पहली बार अगर व्हाइट आया तो व्हाइट का नंबर कम होगा, पहली बार रेड आया तो रेड का नंबर कम होगा. सो प्रोबेबिलिटी दैट second button is white is given that the first button is white. 5/8. अगर आप कहते हैं कि टोटल 9 है जिसमें से 5 व्हाइट है और 3 रेड है, आपने फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया, फर्स्ट टाइम आपके पास व्हाइट आया,
तो व्हाइट आने की फर्स्ट टाइम प्रोबेबिलिटी क्या थी? 5/8 या सॉरी ये 6 है हमारे पास, ये आ जाएगा 6/9। फर्स्ट टाइम व्हाइट बटन आने की प्रोबेबिलिटी है 6/9। अब फर्स्ट टाइम अगर व्हाइट था हमारे पास, सेकंड टाइम व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इफ फर्स्ट टाइम वी गॉट द व्हाइट बटन, कंडीशन क्या है? अगर फर्स्ट टाइम व्हाइट बटन आया था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट अगेन? अब यहां से एक माइनस, टोटल में से भी 1 माइनस, तो अब रह गए 5 व्हाइट एंड टोटल इज 5/8। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और यहां पे बेटा ये बहुत ज्यादा यूज होगी। इसके फॉर्मूला भी हमने माइंड में रखने हैं, इंटरसेक्शन यूनियन के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो कंडीशनल ये कि अगर फर्स्ट वाली ये होगी तो सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? अगर फर्स्ट वाली ये है, सेकंड, गिवन दैट द की वर्ड इज गिवन दैट द फर्स्ट वन इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन फॉर द सेकंड अटेम्प्ट? ठीक है बेटा, तो ये पहले सबसे पहले अपने पास ये बात लिख लें, द की फ्रेज इज गिवन दैट। फॉर्मूला में भी आपको लिखवाता हूं। So what is condition probability? Probability is, ये एग्जांपल बेशक लिख लें, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द प्रायर इवेंट। Probabilities they change depending on the outcome of a prior event। इससे पहले जो इवेंट हो रहा है बेटा, उस पे डिपेंड करती है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये अपने पास मेंशन कर ले, probabilities change depending on the outcome of a prior event। और बेटा इसमें जो की वर्ड है, काइंडली द की फ्रेज इज गिवन दैट। की फ्रेज इज गिवन दैट, द की फ्रेज इज गिवन दैट। इसका क्या मतलब है? कि इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होती है, इसका मतलब है वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो गिवन दैट ढूंढना है बेटा, गिवन दैट के बाद क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट से पहले क्या लिखा हुआ है। और बेटा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वर्टिकल लाइन से, जैसा लिखा हुआ है ना, सेकंड इज वाइट। ये देखिए, इधर देखिए, सेकंड इज वाइट गिवन दैट फर्स्ट इज वाइट। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। वर्टिकल लाइन से लिखा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल के सेकंड वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन दैट फर्स्ट इज वाइट। ये जो भी हमने निकाला, find the probability of having a white ball in the second attempt given that the first one is white। उसके बाद ये probability बनेगी। अगर given that the first one is red तो फिर ये नहीं बनेगी आपके पास। तो बेटा एक तो आपने ये माइंड में अपनी बात रखनी है, बेशक लिख भी लें इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कि given that is very important and we represent given that with the vertical line। वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिकल लाइन के बाद जो चीज लिखी होगी, इसका मतलब ये है कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है। फर्स्ट इज वाइट। अब इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को बेटा निकालने का तरीका आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज से डिफरेंट है। फॉर्मूला ही डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते हैं? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का निकालने का फॉर्मूला ही डिफरेंट है। अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। तो फॉर्मूला ही डिफरेंट है फ्रॉम सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो ये लिख लिया आपने बेटा, और काइंडली बेटा से याद रखना है, अभी चीजें कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएंगी। Okay, so given that means this thing has already happened, so उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। अब ये है ना, अब ये वेन डायग्राम है। अब ये आपसे पूछेगा वेन डायग्राम ऐसा डाटा दे के और चीजें निकालने के लिए हमें कहा करेगा। अब ये क्या है बेटा? ब्लू शेडिंग इज इवेंट ए, पर्पल शेडिंग इज इवेंट बी। अब ये देखिए, ये पर्पल शेडिंग है इवेंट बी गिवन दैट। अभी आप कैसे से रीड करेंगे? सर मुझे वेन डायग्राम रीड करना बताया ना, जब भी आपने बात सीखी। ये ए है और ये क्या है? यस। अब ये ए है और ये पूरा ए है। ये वाला पार्ट क्या है? अब ये वाला पार्ट ए और बी दोनों पे ओवरलैप कर रहा है। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम कहते हैं बी
डैश ए, बी डैश ए क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो बेटा ब्लू शेडिंग इज इवेंट ए, पर्पल शेडिंग इज इवेंट बी, गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब ये बेटा वैन डायग्राम में ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है, इसी से कॉम्प्लेक्स करेगा। यस, हाँ, ये मल्टीपल ही है ना, ये टू इवेंट्स है ना हमारे पास, ए एंड बी। तो इवेंट्स की बात हो रही है कि दोनों इवेंट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल ओवरलैप समवेयर। सो इफ दे आर ओवरलैपिंग, सो इट मींस कि ये ओवरलैपिंग रीजन आएगा, जिसका मतलब है एक इवेंट हुआ हुआ है साथ दूसरा भी हो रहा है। तो पहले कौन सा हुआ हुआ है, फिर दूसरे की बात की जा रही है। यस। सो बेटा अब ये डायग्राम जरा ड्रॉ, अब देखिए फॉर्मूला जरा चेक करें। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का, अब वो इस तरह नहीं निकलेगी जिस तरह हम पहले ओ लेवल में निकालते रहे, वो तो सिंपल था, एक निकाला दूसरे की प्रोबेबिलिटी बताएं। यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। इफ यू नीड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उससे उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे बेटा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय ए, ये फॉर्मूला है बेटा। लेकिन पहले डायग्राम ड्रॉ करें ताकि फिर आप इसे रिलेट कर सकें। पहले से डायग्राम ड्रॉ करें ताकि बेटा फॉर्मूला को रिलेट कर सकें आप। अगर आपको ये पर्पल रीजन निकालना है बेटा, अगर आपको पर्पल रीजन निकालना है, फॉर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो आप उस तरह नहीं निकालेंगे जैसे आप निकाल रहे थे पहले। यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ए। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इंटरसेक्शन मिलाते हैं उसके अंतर जो नहीं, ओवरऑल है। अभी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, अगर आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखने, मैंने अभी आपको कंडीशन बताया, गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट आती है इसका मतलब है दैट थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। सेकंड बेटा निकालते कैसे हैं कि एक चीज हुई भी है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला है। ऊपर आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे आ जाएगा जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। ए हो चुका है ना ऑलरेडी, तो ए आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसी तरह बेटा अगर आपने ये लिख लिया, इसी तरह इस डायग्राम को देखिए आप, ये उल्टा हो गया काम। अब आप मुझे बताएं इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। ये क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका डायग्राम दी हुई होगी ना, कोई वैल्यूज दी हुई होगी। अब क्या होगा हमारे पास? बी ऑलरेडी, बी ऑलरेडी हो चुका है, ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बी अगर ऑलरेडी हो चुका है, तो हमने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट। इसे लिखेंगे कैसे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो निकालनी होती है बेटा वो पहले आती है, फिर डैश आती है, और जो आपको ऑलरेडी हुआ वो होता है इवेंट, वो बाद में आता है, सेकंड पे आता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो बेटा वही करना है, ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि अगर कोई चीज पहले हो चुकी है, उसके बाद आपने सेकंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। वैन डायग्राम दी भी होंगी, वैल्यूज दी भी होंगी, उनसे आप निकाल सकते हैं इजीली। डन बेटा?
तो बेटा दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दोनों आपके पास पॉसिबिलिटी है कि ए हुआ हुआ है बी निकालना है, बी हुआ हुआ है ए निकालना है। तो जो निकालना होता है बेटा, लिखने का तरीका क्या है? जो इवेंट निकालना है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पहले लिखना है, और जो ऑलरेडी हुआ है बाद में लिखना है। लेट्स से he says find out the probability of A given that B has already happened। तो A निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश, जो इवेंट बाद में जो पहले से हुआ हुआ है B, और ऊपर इंटरसेक्शन आता है दोनों का, नीचे क्या आता है? जो ऑलरेडी हुआ हुआ है। जी जी, वो तो एक ही बात है। न्यूमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमिनेटर तो दोनों केसेस में सेम ही है, डिनोमिनेटर में चेंज आ रहा है। जो ऑलरेडी इवेंट हुआ हुआ होता है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आती है। हम्म। ठीक होगी बेटा ये बात? अब ये बेटा जरा काम ध्यान से करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकालने वाला, कि अगर एक कोई चीज ऑलरेडी हुई हुई है और आपने फाइंड आउट करना है कि दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक हो गया? और इंटरसेक्शन का पता है ना मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन क्या मतलब होता है? एंड होता है, यस। ओके, ये क्वेश्चन जरा लिखिए अपने पास बेटा, जरा चेक करते हैं जरा। ये क्वेश्चन अपने पास लिखें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर डिस्क्राइब्ड एज पी ए पॉइंट फोर पी बी पॉइंट फाइव, ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन दैट पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2। अब जरा ये बेटा क्वेश्चन जरा ट्राई करें। फॉर्मूलाज आपके सामने ही बेटा, गिवन डाटा है आपके पास, जरा चेक करें क्या करना है हमने इसमें। तो बेटा हमें क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, probability of A is given which is 0.4, probability of B is given which is 0.5, probability of A intersection B is given which is 0.2। तो ये बेटा हमें चीजें दी हुई हैं, A की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, B की दी हुई है, और A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है हमें। We need to find out the probability of P A dash B। इसका क्या मतलब है पहले से रीड करना सीखे बेटा। probability of A given that B has already occurred। पहले रीड करना सीखे बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन, और इसे रीड करना सीखे कि आपने फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आपको कोई वेन डायग्राम की, कोई एक्स वाई की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमें ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, डस फॉर्मूला भी हमें याद है, पता है क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेटा क्या है? इफ यू नीड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर आएगा दोनों का, ऊपर क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, और डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था जो इवेंट ऑलरेडी हुआ हुआ है, कौन ऑलरेडी हुआ हुआ है? बी। अब देखने हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है।
A intersection B is 0.2. A intersection B is 0.2 and probability of B is 0.5. तो A given that B क्या आ जाएगा? इसका क्या आंसर आएगा? 0.2 डिवाइड बाई 0.5, 0.4। अब नेक्स्ट पार्ट जरा खुद देखिए बेटा। Second part is find the probability of B given that A prime, A prime का मतलब होता है everything except A। तो पहले वो निकालना पड़ेगा, everything except A निकालना पड़ेगा हमें। जरा चेक करें बेटा क्या आंसर आता है सेकंड का। पहले A प्राइम निकालें, उसके बाद देखिए बेटा क्या बनता है। जी रेटिंग पॉइंट और एट 0.5 0.2 0.25 करना नहीं नहीं, 1.1 कैसे आ सकता है? गलत कह रहे हैं। पहले आपको इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन ए प्राइम भी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, इतना होना चाहिए। बेटा इधर देखें, किसने निकाला? क्या आंसर है? मुझे फ्रैक्शन में बताना, डेसिमल में क्या क्या वैल्यूज ली है, न्यूमरेटर में क्या लिया और डिनोमिनेटर में क्या लिया। क्या बताया, किसने क्या बता रहे हैं? 0. यस यू आर राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.6, यही आना चाहिए। अब बेटा इधर देखेंगे, अब इधर देखेंगे, दिस इज ए, दिस इज बी। ए बी दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कॉमन रीजन दिया हुआ है, उसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। कितना दिया हुआ है? 0.2। तो यहां पे लिखें 0.2, यहां पे लिखें 0.2। ए और बी ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी दोनों होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.2। जस्ट ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 0.4 है बेटा, इसमें से 0.2 वो वाला पार्ट भी है जिसमें कॉमन रीजन आ रहा है। तो 0.4 में से बाकी कितना बच गया? अगर कॉमन रीजन निकाल दें आप, क्योंकि कॉमन रीजन में भी ए इवेंट हो रहा है, तो 0.4 माइनस 0.2 इज 0.2। और बी, ओवरऑल बी इज 0.5, ओवरऑल बी इज 0.5। इसमें भी अगेन वही कॉमन रीजन आ रहा है 0.2 वाला। बाकी कितना बच गया? ये 0.3। तो सबसे पहले तो बेटा ये आपने देखना है, सबसे पहले तो ये देखना है, और बाकी जो बच जाएगा ऑब्वियसली इट विल बी आउटसाइड। टोटल 1 है, 0.3 0.3 0.6 0.2 एंड 0.2, 1 पूरा हो गया। ये बेटा डायग्राम बननी चाहिए थी। आप यहां पे क्या करते हैं, जिनका 1 से बड़ा आ रहा है वो कहते हैं यहाँ पे 0.4 है। बेटा 0.4 इस पूरे का है, इसमें 0.2 तो कॉमन में चला गया, बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे आएगा इस वाली पार्ट में। ये 0.2 है, पूरा 0.4 है, ये पूरा बी 0.5 है, इंक्लूडिंग द कॉमन रीजन। सो अगर आप कॉमन रीजन को एक्सक्लूड करेंगे, जस्ट ए कितना है? 0.2। जस्ट बी कितना है? 0.3। एंड द कॉमन ए और बी दोनों कंबाइंड कितना है? 0.2। अब बेटा क्या है, अब हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, बी गिवन दैट ए प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए प्राइम, ये निकालना है हमने। तो पहले ए प्राइम देखें प्रोबेबिलिटी क्या है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम ए डैश, ए डैश की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, ये बाहर बी वाला पार्ट और ये सारा बाहर वाला पार्ट जिसमें ए बिल्कुल भी टच ना हो, 0.3 प्लस 0.3 0.6 है। और दूसरी बात, दूसरा क्या निकालना है बेटा, फॉर्मूला अगर देखेंगे आपको फॉर्मूला पता है, ऊपर दोनों का आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगा जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, इसका तो पता चल गया 0.6 है। ऊपर बी इंटरसेक्शन ए प्राइम, बी इंटरसेक्शन ए प्राइम, बी को इंटरसेक्ट करवाना है, बी को इंटरसेक्शन करनी है बी की विद ए प्राइम। ए प्राइम का क्या मतलब होता है, कौन सा पार्ट है, ए के अलावा, ए के अलावा, ये सारा आ गया ए के अलावा, इस सर्कल को छोड़ के बाकी सारा। इंटरसेक्शन करनी है किसके साथ, बी के साथ। तो कौन सा पार्ट है इंटरसेक्शन में, तो कॉमन रीजन आता है। कॉमन रीजन क्या है, बी का और ए प्राइम का, ये वाला रीजन, दैट्स इट, दिस रीजन, दिस रीजन इज, दिस इज बी इंटरसेक्शन ए प्राइम। इंटरसेक्शन बेटा कॉमन रीजन आता है, ए प्राइम तो सारा आ गया ना ये, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ है तो ये कॉमन रीजन बन गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए प्राइम इज 0.3 एंड 0.3 बाय 0.6 इज 0.5। ये आंसर आना चाहिए था। तो देखिए ये वेन डायग्राम बेटा, ये प्रॉब्लम हमें होती है थोड़ी सी, स्पेशली नॉर्मल वाले प्रोबेबिलिटी मसला नहीं होता है, जिसमें अभी हमने जो क्वेश्चन आज जहां से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा हम घूम जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली चलना है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज हमें गिवन होनी चाहिए। प्लस यूनियन इंटरसेक्शन तो ऑलरेडी आया, यूनियन होता है दोनों के मिला के जितना भी है, और इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट। अब इसका थर्ड पार्ट भी कुछ है बेटा, वो है पी ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। जरा ये निकालें, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, यू नो ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन बी, दोनों का आइडिया है आपको, जरा ट्राई करें इसे। जी बेटा, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, क्या करना है इसमें, किसी को आइडिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्या करें। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, मतलब हम वैसे क्या कहते हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं वैसे इंटरसेक्शन जो होता है कॉमन रीजन होता है, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड, मल्टीप्लाई, तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ए यूनियन बी ऐड हो जाएगी, तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, जरा चेक करें जरा, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी। ए, यहां से आप डायग्राम से बेटा देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है और ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है, पता चल जाएगा आपको, डायग्राम में भी क्लियर विजिबल है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करें,